दोस्तों, अनअकैडमी जून के महीने में आपके लिए लेके आया है इतनी सारी बैचेस। जी हाँ दोस्तों, जिसमें एक बैच हमारी महाराष्ट्र बोर्ड के लिए जो 10th के लिए शुरू हो चुकी है और आप इस बैच के माध्यम से अपना पूरी पढ़ाई पूरा कोर्स कर सकते हैं। दोस्तों साथ ही में यहाँ पर स्कॉलर्स बैच, गोल बैच, एक जो पीआरएमओ और हमारी एनएससी जेएस के लिए है जेनिथ बैच और एस्पायर बैच, ये सारी बैचेस तो शुरू हो गई है, लेकिन जेनिथ बैच और एस्पायर बैच ये 30 जून को शुरू हो रही है, 30 जून से शुरू हो रही है। और इन बैचेस में यहाँ आप अब देखते हैं कि जेनिथ बैच में आपको क्लास 10th की प्रिपरेशन हो जाएगी और जो एस्पायर बैच है वो आपकी 9th से शुरू हो रही है, मतलब 9th और 10th इसमें दोनों आपके सिलेबस कवर हो जाएंगे। साथ ही में हर संडे को अनअकैडमी एक स्कॉलरशिप टेस्ट लेता है जो कि 30 बच्चों को सेलेक्ट करके उनको स्कॉलरशिप दी जाती है। जी हाँ दोस्तों, आप भी इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। अगर आप क्लास 9th और 10th के स्टूडेंट हैं तो आप इसमें पार्टिसिपेट करके स्कॉलरशिप जीत सकते हैं, जो कि आपको फ्री में सब्सक्रिप्शन दे देगी। दोस्तों साथ ही में अनअकैडमी के अगर फीचर्स की बात की जाए तो आप कहीं से भी इसको एक्सेस कर सकते हैं, अनलिमिटेड आप पढ़ सकते हैं, कितनी भी क्लासेस को एक्सेस कर सकते हैं। आपके मल्टीपल डाउट क्लियरिंग सेशंस यहाँ हो जाते हैं, आपके जो स्टडी मटेरियल आपको पीडीएफ के फॉर्म में मिल जाता है और आपको इंडिया के बेस्ट एडुकेटर्स मिल जाते हैं जिनकी मदद से आप पढ़ेंगे तो डेफिनेटली अच्छा स्कोर लाएंगे। दोस्तों साथ ही में यहाँ मैं आपको बताना चाहता हूँ कि एक साल के लिए 17,500 का सब्सक्रिप्शन है, वो अगर आप पवन वाग रेफरल कोड यूज़ करते हो तो 15,750 में मिलता है। और 2 साल के लिए 21,000 का सब्सक्रिप्शन है जो कि 18,900 में मिलता है। तो बिल्कुल देरी मत कीजिए, जल्दी से सब्सक्रिप्शन ले लीजिए। कॉम्बो प्रोडक्ट भी है जो कि IIT जेई और हमारे 11th-12th के बच्चों के लिए एक साथ आप ले सकते हैं 65,347 में। तो देरी मत कीजिए, जल्दी सब्सक्रिप्शन लीजिए। लेट्स क्रैक इट। Hello everyone, welcome to Pawan Vag Academy. I hope स्टूडेंट सब लोग अच्छे होंगे एंड आप सभी लोगों को ये भी पता है कि हम लोग क्लास 12th के 10th चैप्टर कंप्लीट कर चुके हैं, राइट। आपका जो 10th चैप्टर था जो कि था आपका हेल्थ एंड डिसीज वाला, बड़ी अच्छे तरीके से इंटरेस्टिंग वे में हम लोगों ने फिनिश किया था। और आज हम लोग अपना न्यू चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं, दैट इज इनहेंसमेंट ऑफ फूड प्रोडक्शन। इनहेंसमेंट ऑफ फूड प्रोडक्शन का मतलब है कि देखिए, हम लोग फूड की बात करें तो फूड कहीं ना कहीं हम लोगों की बेसिक नीड है। बेसिक नीड कह दीजिए, प्राइमरी नीड कह दीजिए, जो मन में आए वो कहिए, है। क्योंकि बिना खाने के कोई इंसान जीवित नहीं रह सका। आप ना एंसेस्टर वाले टाइमिंग पर पहुंचो, अपने एंसेस्टर्स के टाइमिंग पर। कपड़े नहीं थे, कोई फोन, टैबलेट, टैब कुछ भी नहीं था, कोई सुविधा नहीं थी, लेकिन खाने को चाहिए। क्यों? क्योंकि फूड हम लोगों का बेसिक नीड है। हम हर चीज के बिना रह सकते हैं, कपड़ों के बिना, घर के बिना, नौकरी के बिना, जॉब के बिना, लेकिन फूड के बिना नहीं। तो यहाँ पर हम लोग स्पेशली इस चैप्टर में यही पढ़ने वाले हैं कि जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है, चाहे इंडिया की हो, चाहे वर्ल्ड की हो, चाहे चाइना की हो, तो उन सबकी नीड को, उन सबकी फूड की नीड को कंप्लीट करने के लिए, फुलफिल करने के लिए हम कौन से तरीके से, कौन कौन से ऑर्गेनिक और अनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस का यूज करके हम फूड का प्रोडक्शन कर सकते हैं। इसके अलावा फूड की क्वालिटी को भी हम कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं। हम फूड का यहाँ पे सिर्फ ये नहीं है कि हमें खाना खाना है बस जैसा भी मिल जाए। अरे क्वालिटी भी तो होनी चाहिए, क्योंकि जितना अच्छा खाना होगा उतनी हमारी अच्छी बॉडी की सेहत होगी, राइट। तो इम्प्रूवमेंट इन फूड प्रोडक्शन यहाँ पर आपका फर्स्ट टॉपिक यहीं से हो जाता है। और इसमें आपकी फर्स्ट लाइन लिखी हुई है दैट फूड इज वन ऑफ द बेसिक नीड्स एज इट गिव्स अस एनर्जी फॉर एवरीथिंग। फूड क्या है? फूड हमारी बेसिक नीड है, क्योंकि हम जो भी काम करते हैं, जो हमारी बॉडी सरवाइव कर रही है, वो फूड की ही वजह से कर रही है। चाहे आज के पर्सन हो, चाहे 10 साल पहले के हो, चाहे 100 साल पहले की बात हो, आज तक फूड हमारी बेसिक नीड रही है और आगे भी रहेगी। इट कीप्स अस अलाइव, स्ट्रॉन्ग एंड हेल्थी। हमें जिंदा रखती है, हमें स्ट्रॉन्ग रखती है, हेल्थी रखती है, एनर्जी तो देती ही है। So we can define that it can be defined as anything solid or liquid which when swallowed, digested and assimilated in the body keeping us well। तो अगर हम फूड को डिफाइन करें, वैसे आती नहीं है, फूड की डेफिनेशन नहीं आएगी, सो डोंट वरी कि फूड की डेफिनेशन आएगी, बस आपको समझाने के लिए है कि फूड एक्चुअली में क्या है। फूड कोई भी सॉलिड या लिक्विड सब्सटेंस है, या कह सकते हैं कोई भी थिंग है
जिसे हम स्वेलो करते हैं यानी कि खाते हैं। हमारी बॉडी में डाइजेस्ट होता है। डाइजेस्ट होने के बाद एसिमिलेटेड यानी कि हमारी हर एक सेल्स, टिश्यू, ऑर्गन में एंटर हो जाता है, एब्जॉर्ब हो जाता है एंड देन हमें एनर्जी प्रोवाइड करता है और हमें वेल मतलब अच्छा रखता है। एंड इट इज ऑर्गेनिक, एनर्जी रिच, नॉन पॉइजनियस, एडिबल एंड नरिशिंग सब्सटेंसेस। ये ऑर्गेनिक होता है, ऑर्गेनिक मतलब नेचुरली प्रोड्यूस्ड होता है। एनर्जी रिच, एनर्जी तो देता ही देता है। नॉन पॉइजनियस है, जहर नहीं होता, अदरवाइज मर जाए कब का। एडिबल होता है यानी कि अगेन एंड अगेन हम इसका ग्रो करते हैं। प्लस नरिशिंग है, नरिशिंग मतलब समझते हैं कि हम लोगों को नरिशमेंट जो न्यूट्रिशन की रिक्वायर हमारी बॉडी में है उसको फुलफिल करता है। And the green plants synthesize their own food through photosynthesis। और हमारे इस पूरे अर्थ पर, वर्ल्ड में सिर्फ और सिर्फ ग्रीन प्लांट्स हैं जो कि फूड को सिंथेसाइज करते हैं, सिंथेसाइज मतलब बनाते हैं। अब ये मत करिएगा हाँ बनाते हैं हमें, भाई हम सिर्फ उसको पकाते हैं, बॉईल कर देते हैं, पका देते हैं, बनाते नहीं है। कौन सी प्रोसेस के थ्रू? फोटोसिंथेसिस के थ्रू, वो तो आपको पता ही है। बट एनिमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमंस कैन नॉट सिंथेसाइज देयर ओन फूड, हैंस आर डिपेंडेंट ऑन प्लांट डायरेक्टली। अब एनिमल्स तो है ही है, उनके साथ साथ ह्यूमंस, वो भी अपना खाना खुद तो बना नहीं सकते, प्लांट से डायरेक्टली या फिर इनडायरेक्टली वे में डिपेंड रहते हैं। डायरेक्टली का मतलब है कि फल थोड़ा खा लिया, वो डायरेक्टली है। इनडायरेक्टली मतलब जैसे फ्रूट है, फ्रूट का जूस आते हैं मार्केट में, रियल जूस, ट्रॉपिकाना जूस, तो इनडायरेक्टली फॉर्म है कि उसको जो फ्रूट था उसको, उसके जूस को एक्सट्रैक्ट करके एक पूरे बॉक्स में, कंटेनर में फिल कर दिया, देन हम उसको इनहेल इंजेस्ट कर रहे हैं। तो इनडायरेक्टली और डायरेक्टली दोनों तरीके से बात करें तो हम किस पर डिपेंड है? प्लांट्स पर डिपेंड है। And the famine is responsible for the death of food. Do you know about the famine? Famine means भूखमरी, हिंदी में बोलते हैं भूखमरी, प्योर हिंदी बोल दी मैंने भूखमरी। बाकी का थोड़ा सा मैं और एक्सप्लेन करना चाहूँ, दैट इज जब खाने की कमी हो जाती है, खाने की कमी हो जाती है। और जब खाने की कमी हो जाती है, सूखा पड़ जाता है, जो कुछ भी है, उस टाइम पर फूड अवेलेबल नहीं होता है और हम लोगों की फूड की रिक्वायरमेंट पूरी नहीं होती है। एंड जितनी भी हम लोगों की वर्ल्ड में पॉपुलेशन है, टाइम टू टाइम रैपिड इंक्रीज होती जा रही है, कहीं ना कहीं भाई लोग आग मरेंगे जब खाना नहीं मिलेगा तो। And to meet the increasing demand for food, there is a need for improvement of food production, both quantity wise and quality wise। तो मैंने अभी क्या बताया कि जैसे जैसे हमारे इस वर्ल्ड की पॉपुलेशन इंक्रीज होती जा रही है टाइम टू टाइम, ये समझ लीजिए कि 1 मिनट में 4000 बच्चे पूरे वर्ल्ड में पैदा होते हैं। 1 मिनट में, 1 मिनट में पूरे वर्ल्ड का जो एवरेज परसेंट निकाला गया है, वो निकाला गया है कि 1 मिनट में 4000 बेबीज बर्थ करते हैं और उसमें से मुश्किल से 1500 और 2000 के बीच में लोगों की डेथ होती है। मतलब क्या है? इंक्रीजिंग रेट ज्यादा है, डिक्रीजिंग रेट कम है। तो फूड का प्रोडक्शन भी भाई ज्यादा ही होना चाहिए क्योंकि लोग ज्यादा पैदा हो रहे हैं, तो फूड प्रोडक्शन भी, तो फूड को प्रोड्यूस करने के लिए बाय क्वांटिटी एज वेल एज क्वालिटी वाइज, यही चैप्टर में हम लोग पढ़ने वाले हैं, इम्प्रूवमेंट ऑफ फूड प्रोडक्शन में। एंड द प्लांट ब्रीडिंग एंड एनिमल ब्रीडिंग हेल्प अस टू इंक्रीज द फूड प्रोडक्शन। और इसमें जो प्लांट की ब्रीडिंग है, प्लांट की मतलब, प्लांट ब्रीडिंग मतलब कि जो हम लोग प्लांट्स की न्यू हाइब्रिड वेराइटीज को ग्रो करते हैं या फिर एनिमल्स की जो न्यू हाइब्रिड, न्यू ब्रीड को प्रोड्यूस करते हैं, तो ये कहीं ना कहीं हमें फूड के प्रोडक्शन को इंक्रीज करने में हेल्प करती है। तो सबसे पहले यहाँ हम स्टार्ट करते हैं प्लांट ब्रीडिंग से। The improvement or purposeful manipulation in the heredity of crops and the production of new superior varieties of existing crop plants constitute what is called plant breeding। देखिए ब्रीड, आप लोगों ने प्लांट ब्रीड में नाम लिख देती हूँ, जैसे प्लांट ब्रीड, प्लांट ब्रीडिंग लिख दो, ब्रीड लिख दो, हाइब्रिड प्लांट, हाइब्रिड प्लांट बोलते हैं ना, प्लांट हाइब्रिड लिख दो, प्लांट हाइब्रिड प्लांट लिख दो। सुने है ना, सुने भी होंगे, पढ़े भी होंगे। क्या मतलब होता है यहाँ पर? थोड़ा सा मैं समझा देती हूँ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ब्रीड एंड हाइब्रिड, अदरवाइज मैं पढ़ाती चली जाऊँ, मतलब समझ में ना हो, कोई सेंस नहीं है पढ़ने का फिर। अब यहाँ पर देखिए ब्रीड और हाइब्रिड का मतलब होता क्या है, बात एक ही है। सपोज करिए
यहाँ पर एक प्लांट की स्पीसीज है, राइट, एक प्लांट की स्पीसीज है। अब ये चीज तो आप लोगों को पता है ना, स्पीसीज एक होती है लेकिन उस स्पीसीज के अंदर भी वेराइटीज काफी हो सकती है। ये चीज तो आप लोग जानते हैं, 11th में भी पढ़ा है, 10th में भी पढ़ा है, 12th में भी स्टार्टिंग में आप लोगों ने पढ़ा था, जब आप लोगों का इनहेरिटेड वाला चैप्टर आया था, कि स्पीसीज भले ही एक हो सकती है लेकिन उस स्पीसीज के अंदर वेराइटीज तो काफी हो सकती है। तो यहाँ पर एग्जांपल ले लेते हैं, सपोज करिए प्लांट की कोई एक स्पीसीज है, अब उस एक स्पीसीज में दो वेराइटी के प्लांट हैं। यहाँ पर फर्स्ट वेराइटी का प्लांट ले लीजिए, यहाँ पर कोई सेकेंड वेराइटी का प्लांट ले लीजिए, मैंने ले लिया। अब सपोज करिए कि फर्स्ट वेराइटी के प्लांट अगर अपनी ही वेराइटी के साथ पॉलिनेशन करते हैं तो वही सेम वेराइटी चलती चली जाएगी, उसमें कोई भी चेंज नहीं आएगा। अब यहाँ पे क्रॉस पॉलिनेशन करा दो, अगर एक वेराइटी वाला प्लांट अपनी ही वेराइटी से करता है पॉलिनेशन फर्टिलाइजेशन तो एक ही वेराइटी फॉलो होगी ना, जैसे बोलते हैं सेल्फ पॉलिनेशन। यहीं पर हम दूसरी वेराइटी ले लें, अब हमने क्या किया, एक वेराइटी के प्लांट को सेकेंड वेराइटी के प्लांट के साथ पॉलिनेशन करा दिया, जिसे बोलते हैं क्रॉस पॉलिनेशन, बोलते हैं क्या बोलते हैं इसको, क्रॉस पॉलिनेशन। क्रॉस पॉलिनेशन में फर्टिलाइजेशन हुआ, फर्टिलाइजेशन में एक न्यू सीड डेवलप हुआ, और वो जो सीड होगा उस सीड को हम लोग बोलेंगे हाइब्रिड सीड। हाइब्रिड मतलब कि उसमें एक फर्स्ट वैरायटी के और सेकंड वैरायटी दोनों का मिक्सचर है, राइट, दोनों का मिक्सचर है ना, दोनों का मिक्सचर मतलब एक थर्ड टाइप का मिक्सचर बन गया, सीड के अंदर जो क्वालिटी, एक नई तरीके की क्वालिटी आ गई जिसको हमने बोला हाइब्रिड सीड। अब इस हाइब्रिड सीड से हम लोग कोई भी प्लांट ग्रो करेंगे तो वो कहलाएगा हम लोगों का हाइब्रिड प्लांट, या फिर कह सकते हैं प्लांट ब्रीड। ओके, आई होप नाउ ये चीज क्लियर हो गई होगी। तो यहाँ पर जो आप लोगों का बोला गया है कि अगर हम लोगों को फूड की क्वालिटी और क्वांटिटी दोनों को इम्प्रूव करना है तो हम लोगों को न्यू वेराइटीज, जो कि हम लोगों के ऑलरेडी क्रॉप प्लांट्स एग्जिस्ट है ना, जो ऑलरेडी हम लोगों की प्लांट की एक वेराइटी, दूसरी वेराइटी, तीसरी वेराइटी चल रही है, उससे हमें न्यू वेराइटी प्रोड्यूस्ड करनी पड़ेगी। कि हमारे पास ये एक वेराइटी का क्रॉप प्लांट है, ये दूसरी वेराइटी का क्रॉप प्लांट है, दोनों को हम लोगों ने पॉलिनेशन कराया, क्रॉस पॉलिनेशन, एक थर्ड टाइप का हम लोगों का सीड आया, उस सीड से हम लोगों ने प्लांट बनाया, और इसके अंदर ये जो थर्ड वेराइटी वाला प्लांट है इसके अंदर जो क्वालिटी है वो दोनों मिक्स है, मतलब कुछ ना कुछ एक एडवांस क्वालिटी है, अच्छी क्वालिटी है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्लांट ब्रीडिंग। एंड इट इज देयरफॉर एन अप्लाइड ब्रांच ऑफ बॉटनी। आप लोगों को पता है ना, हम लोग के बायोलॉजी में मेनली दो ब्रांच होती हैं, जूलॉजी एंड बॉटनी। जूलॉजी में हम लोग एनिमल से रिलेटेड पढ़ते हैं सारी चीजें, और बॉटनी में प्लांट्स, क्रॉप्स, जितने भी हम लोग के फ्रूट्स वाले वेजिटेबल्स होती है, ये सब आ जाती है हम लोगों के बॉटनी में। तो प्लांट ब्रीडिंग भी हमारी कौन सी ब्रांच में अप्लाइड होगी, बॉटनी में अप्लाइड होगी। It is in fact an art and a science of changing and improving the heredity of plants. तो अगर हम एक तरीके से बॉटनी की डेफिनेशन पढ़े तो व्हाट इज बॉटनी, एक ऐसी साइंस जिसमें हम प्लांट्स के बारे में पढ़ते हैं, पहली बात तो ये, और दूसरा हम प्लांट की न्यू वेराइटीज और इम्प्रूविंग वेराइटीज को प्रोड्यूस करने की मतलब कह सकते हैं प्रोड्यूस करने का ट्राई करते हैं। मैं ये नहीं कह रही पूरा हो जाता है, ट्राई करते हैं, ऐसी ब्रांच को हम लोग बोलते हैं बॉटनी। And the plant breeding can be carried out by using the applications of principles of genetics, taxonomy, physiology, pathology, agriculture, RDNA technology, etc. और ये जो प्लांट ब्रीडिंग है ये इजीली नहीं हो जाती है कि हमने दो अलग अलग प्लांट की वेराइटीज का क्रॉस पॉलिनेशन कराया और प्लांट ब्रीडिंग हुई, नहीं भाई। अगर हम लोग किसी दो डिफरेंट प्लांट वेराइटीज के प्लांट को क्रॉस पॉलिनेशन करा रहे हैं, सबसे पहले हमें पता होना चाहिए वो कौन सी क्रॉप से बिलोंग करता है। पैथोलॉजी में उसके जीन के, डीएनए का ये सब चेकअप होता है। फिजियोलॉजिकल चेक करते हैं, ऐसा नहीं है कि आप ये कर दो कि मैंगो की वेराइटी को बनाना की वेराइटी के साथ मिक्स कर दो, दैट्स नॉट पॉसिबल। अगर जैसे मैंगो में डिफरेंट टाइप की वेराइटीज आती है ना, देसी आम, मुंबई आम, बहुत सारी वेराइटीज आती है, आप लोग को जानती है। तो आम की एक प्लांट की वेराइटी आप दूसरे आम की
प्लांट की वैरायटी के साथ ही क्रॉस पॉलिनेशन करा सकते हो। आप ये नहीं कर सकते एक मेरे पास मैंगो का प्लांट है, बनाना का, मैं पॉलिनेशन करा दूं, क्या होगा? कुछ होगा ही नहीं भाई। तो फिजियोलॉजिकल भी तो देखना पड़ेगा। टैक्सोनॉमी भी देखना पड़ता है। टैक्सोनॉमी मतलब क्या है कि उसका नेम क्या है, किसी स्पीसीज से बिलोंग कर रहा है, क्योंकि सेम स्पीसीज से होना चाहिए, प्लस वेराइटीज में भी भाई सेम क्लास से तो बिलोंग करना चाहिए। ऐसा थोड़ा ना है कि आप मैंगो का बनाना से करा दोगे। जेनेटिक्स, डीएनए टेक्नोलॉजी, ये सारी चीजें पहले चेन मतलब मिंटू से चेक करी जाती हैं सब कुछ। देन उसके बाद हम लोग की न्यू प्लांट ब्रीड को प्रोड्यूस किया जाता है। चलिए एक डू यू नो है, इसको भी थोड़ा सा साथ में पढ़ ही लेते हैं। प्राइमरी एम ऑफ प्लांट ब्रीडिंग इज टू ऑब्टेन अ न्यू क्रॉप वेराइटी सुपीरियर टू द एग्जिस्टिंग टाइप इन ऑल कैरेक्टर। देखिए अगर हम लोग प्लांट ब्रीडिंग का एक प्राइमरी एम का मतलब होता है एक इम्पोर्टेंट या फर्स्ट एम क्या है प्लांट ब्रीडिंग का ऑब्टेन करने का, कि हमारे पास एक न्यू क्रॉप की वेराइटी मिले जिसमें सारे के सारे कैरेक्टर्स क्या है प्रेजेंट हो। And this purposeful manipulation incorporates various objectives and which differ from plant to plant depending upon its type and the use। और इसमें जो purposeful manipulation है, manipulation मतलब कि हम लोग जब एक वेराइटी और दूसरे वेराइटी से तीसरी वेराइटी बनाते हैं, राइट, तो कहीं ना कहीं इसमें मैनिपुलेशन आ जाता है। मैनिपुलेशन मतलब थर्ड टाइप की वैरायटी प्रोड्यूस होती है और ये हर एक प्लांट में डिफर होती है, डिपेंड करता है कि प्लांट कौन से टाइप का है और उस प्लांट का यूज क्या है। सम ऑब्जेक्ट्स की बात करें कि एक्चुअली में उसका मेन कैरेक्टर्स क्या है, जैसे यील्ड, ज्यादा यील्ड में होना चाहिए, जितनी पॉपुलेशन उतना तो होना चाहिए, ऐसा तो ना पॉपुलेशन इतनी है खाना इतना, नॉट पॉसिबल। क्वालिटी अच्छी नहीं होनी चाहिए ताकि लोगों के अंदर ज्यादा से ज्यादा न्यूट्रिशन आए और लोगों की सेहत अच्छी रहे। रेजिस्टेंट होना चाहिए, बीमारियों से लड़ने की ताकत होनी चाहिए, हमारी बॉडी में इम्यूनिटी पावर बढ़ानी चाहिए। लाइफ साइकिल स्पैन, लाइफ साइकिल स्पैन का मतलब ऐसा स्पैन का मतलब है कि ऐसा नहीं है कि हमने उसको एक बार प्रोड्यूस किया उसके बाद वो प्रोड्यूस ही नहीं हो रहा है, बस की साइकिल खत्म ना। एक बार उसका प्रोडक्शन हो चुका है तो उसी बीच का यूज करके वो अपनी लाइफ साइकिल स्पैन को फॉलो करता रहे। While some objective will differ on the basis of the type and the use of plant। और बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स होते हैं इनके अलावा वो डिपेंड करते हैं प्लांट कौन से टाइप का है, प्लांट का यूज किया है। ओके चलिए नेक्स्ट पॉइंट से शुरू करते हैं। That plant breeding is a method of altering the genetic pattern of plants to increase their value and utility for human welfare। तो प्लांट ब्रीडिंग एक ऐसा मेथड है जिसमें हम उसके जेनेटिक पैटर्न के बारे में पढ़ते हैं, उस प्लांट की क्वालिटी और क्वांटिटी को इंक्रीज करके उसकी वैल्यू और ह्यूमन के लिए वो कैसे यूजफुल है उसके बारे में पूरा पता लगाते हैं। जैसे मैं एक एग्जांपल हूँ मशरूम। पहले लोग मशरूम नहीं खाते थे, वो उसको थोड़ा सा वाइल्ड समझते थे, अरे यहाँ वाइल्ड क्रॉप है, पता नहीं क्या है, गंदा सा है। आप आज किसी भी रेस्टोरेंट में या फिर मैं ये कहती हूँ कि आप कहीं भी मार्केट में चले जाइए, आपको मशरूम मिलेंगे खाने के लिए, क्योंकि मशरूम में प्रोटीन होता है और लोगों को आजकल वैसे भी प्रोटीन की कुछ ज्यादा जरूरत है, कमी होती जा रही है। तो पहले मशरूम लोगों के लिए वाइल्ड थे और जैसे ही उस मशरूम की क्वालिटी और क्वांटिटी उसकी वैल्यू को इंक्रीज कर दिया ह्यूमंस के लिए, वो यूटिलाइज हो गए। अरे यार ये तो बहुत अच्छी मशरूम है, इससे मुझे बहुत अच्छी प्रोटीन मिलेगा। होता है कि नहीं होता? And the plant breeding is done to increase crop yield, improve quality, increase tolerance to environmental stresses, make the plant resistant to pathogens and increase tolerance to insect pests। प्लांट ब्रीडिंग में प्लांट की कौन सी क्वालिटी को इंक्रीज करते हैं, ध्यान रखिए। क्रॉप यील्ड, ज्यादा से ज्यादा मतलब यील्ड बढ़े उसकी अकॉर्डिंग टू पॉपुलेशन, उसकी क्वालिटी को इम्प्रूव करना, ज्यादा से ज्यादा न्यूट्रिशन, इंक्रीज टॉलरेंस टू इन्वायरमेंटल स्ट्रेस, हर एक इन्वायरमेंट में वो सरवाइव कर सके। आप पहले एग्जांपल ले सकते हैं, पहले के टाइमिंग पर क्या होता था कि गोभी मटर ये सर्दियों में आती थी, मतलब ऐसे नवंबर से और फरवरी के बीच में। आज आप मार्केट में चले जाओ, ऐसी कौन सी सब्जी है जो विंटर की है और समर में नहीं मिलती? सारी की सारी विंटर की सब्जी समर में मिलेंगी और समर की सारी सब्जी आपको विंटर में मिल जाएगी। तो यहाँ पर क्या किया, प्लांट ब्रीडिंग से उसके इन्वायरमेंटल स्ट्रेस यानी कि हर एक इन्वायरमेंट हर एक टेम्परेचर में उसको सरवाइव करने के लिए बना दिया।
मेक द प्लांट्स रेजिस्टेंस टू पैथोजेंस। पैथोजन समझते हैं ना, जो पेस्टिसाइड, इंसेक्टिसाइड, कीड़े लग जाते हैं क्रॉप्स पर। तो प्लांट में ऐसी दवाई, ऐसे फर्टिलाइजर, ऐसी चीजों का यूज किया कि उसके पास पैथोजन भटक भी नहीं सकते। एंड इंक्रीज टॉलरेंस टू इंसेक्ट पेस्ट। इसके अलावा इसके पैथोजेंस मतलब इंसेक्ट भी पैथोजेंस में ही आ जाए एक तरीके से। पैथोजेंस में माइक्रो ऑर्गेनिज्म, इंसेक्ट भी उस प्लांट पे नहीं जा सकते, क्योंकि उस प्लांट के अंदर एक ऐसी क्वालिटी जागृत कर दी, एंटर करवा दी कि वो अपने आसपास किसी भी पैथोजन या इंसेक्ट को नहीं आने दें। जैसे कि ग्रीन रिवॉल्यूशन वॉज द रिजल्ट ऑफ अ सीक्वेंस ऑफ साइंटिफिक ब्रेक थ्रू एंड डेवलपमेंट एक्टिविटी दैट सक्सेसफुली फॉट हंगर बाय इंक्रीजिंग फूड प्रोडक्शन। आप लोगों को ग्रीन रिवॉल्यूशन याद होगा, आप लोगों ने 10th में पढ़ा है, थोड़ा सा दिया हुआ था आप लोगों को ग्रीन रिवॉल्यूशन, जिसके हम लोगों के फादर थे, फादर ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन, MS स्वामीनाथन। नाम भी जरूर याद रखिए, कब क्या पूछना नहीं पता। फादर ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन इज MS स्वामीनाथन। उन्होंने जो ग्रीन रिवॉल्यूशन स्टार्ट किया था, मैं इसकी थोड़ी सी थ्योरी बताती हूँ हुआ क्या था। एक्चुअली में हम लोगों के उस टाइमिंग पर 1947 में वर्ल्ड वॉर फिनिश हुआ था। याद करिए, वर्ल्ड वॉर फिनिश हुआ था ना, 1939 में स्टार्ट हुआ था वर्ल्ड वॉर सेकेंड, और 1947 में फिनिश हुआ था। तो उस टाइमिंग पर इतना नुकसान हो चुका था जमीन का, एग्रीकल्चर का, क्रॉप का, लोगों का भी मरे थे बहुत सारे। तो जितने लोग बचे हुए थे उनके पास जॉब नहीं है, पैसे नहीं है, कुछ भी नहीं है, खाने पीने को नहीं है, सब वॉर में बर्बाद हो गया। लोगों के पास खाने के लिए नहीं है, भूखे मर रहे हैं। तभी MS स्वामीनाथन आए। उन्होंने जो खाना बचा हुआ था, जितनी क्रॉप बची हुई थी प्लांट्स से, वो लोगों की सप्लाई यानी कि उनकी रिक्वायरमेंट को फुलफिल नहीं कर रहे थे। तो उन्होंने काफी टेक्निक्स, एप्लीकेशंस का यूज करके एक वेराइटी और 2 वेराइटी के प्लांट में क्रॉस पॉलिनेशन कराया, और बहुत सारे इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड, फर्टिलाइजर्स, केमिकल्स का यूज किया, और फूड प्रोडक्शन का इंक्रीजमेंट करवाया, क्वालिटी में भी और क्वांटिटी में भी। तब जाके 1950 या 1960 के बीच में लोगों को उनके भूख के अकॉर्डिंग खाना मिल पाया। सोचिए। And seeds with superior quality, use of chemicals like pesticides and fertilizers, multiple cropping systems supported by the use of modern farm machinery and proper irrigation system। यहाँ पे देखिए हम लोग प्रेजेंट टाइमिंग की बात कर रहे हैं, ये जो पूरा लिखा हुआ है ये प्रेजेंट टाइमिंग का लिखा हुआ है कि आज के टाइमिंग पे जो सीड्स हैं, देखिए जब क्रॉप अच्छी होगी, प्लांट अच्छा होगा, तो ऑब्वियस सी बात है सीड्स की भी क्वालिटी बहुत ही अच्छी, कह सकते हैं सुपीरियर होगी, राइट? क्योंकि इसमें हम लोग क्या है, पेस्टिसाइड्स, फर्टिलाइजर्स इसका यूज करते हैं, जो बहुत डिफरेंट। पहले क्या था, खेत वगैरह को खोदने के लिए वो लोग बैल, ऑक्स का यूज किया करते थे, लेकिन अब जरूरत नहीं है, मशीन्स अवेलेबल है, ट्रैक्टर है, बहुत सारी मशीन्स है, प्लस पानी वो लोग पहले हाथ से लगाया करते थे, अब तो समर है, जो ट्यूबवेल है, हर जगह है, राइट? करा है कि नहीं करा है, जिससे हमें हाई यील्ड मतलब क्रॉप के प्रोडक्शन को इंक्रीज करने में हेल्प मिली है, और डिजीज रेजिस्टेंट वेराइटीज मिली है बहुत सारी क्रॉप की। डिजीज रेजिस्टेंट क्यों है? क्योंकि हमने बहुत सारे पेस्टिसाइड, फर्टिलाइजर्स इनका यूज किया, जिसकी वजह से डिसीज उन पे लग ही नहीं सकती, ऑब्वियस सी बात है, लाइक वीट, राइस एंड मेज, क्योंकि सबसे ज्यादा हम यही खाते हैं। ओके, एंड in fact plant breeding dates back to about 10,000 years ago। और ये जो प्लांट ब्रीडिंग है ना, यहाँ पे यहाँ पे जो प्लांट ब्रीडिंग का जो हम लोगों का ये थे, ये आज से नहीं है, ये 10,000 साल पहले से ही है। बस ये है कि आज के प्रेजेंट टाइमिंग पर हम आर्टिफिशियली करा सकते हैं, लाइक टिश्यू कल्चर के थ्रू या किसी और कल्चर के थ्रू, एप्लीकेशन के थ्रू, बायोटेक्नोलॉजी के थ्रू। पहले के टाइमिंग पर प्लांट्स की अपनी ब्रीड हो, अपनी हाइब्रिड करते थे, क्रॉस पॉलिनेशन के थ्रू। इतनी देर से क्या बोल रही हूँ, क्रॉस पॉलिनेशन, क्रॉस पॉलिनेशन, और क्रॉस पॉलिनेशन तो अपने आप होता है। तो ये जो डिफरेंट प्लांट की वेराइटीज, हाइब्रिड, ये ब्रीड हमें मिलती है, ये आज से नहीं है, 10,000 साल पहले से। बस डिफरेंस इतना है, प्रेजेंट टाइमिंग पर मैन मेड है, एप्लीकेशंस का यूज करके है, बैक टाइमिंग पर 10,000 साल पहले अपने आप होती थी। एंड द प्रेजेंट डे क्रॉप्स आर द रिजल्ट ऑफ डोमेस्टिकेशन एंड एक्लिमेटाइजेशन।
बस प्रेजेंट डे में जो क्रॉप्स हैं वो डोमेस्टिकेशन और एक्लिमाइजेशन हो चुकी है। डोमेस्टिकेशन मतलब पहले क्या था, क्रॉप अपने आप हो जाया करती थी, जिसको जो खाना है वो मतलब फील्ड में गए तोड़ लाए, किसी पे कोई हक नहीं होता था। अब डोमेस्टिकेशन, फार्मर्स यानी कि हर एक की अपनी पर्सनल खेती हो गई है, अब घुस नहीं सकते हैं। हाँ, ये चीज। एंड एक्लीमेटाइजेशन का मतलब है कि जो फार्मर्स हैं, पर्सनल तो उनकी खेती हो ही गई है, प्लस पूरी खेती तो खा नहीं सकते, दैट नॉट पॉसिबल। वो मार्केट में जाके पैसा में बेचते हैं, पहले ऐसा नहीं होता था। बस ये डिफरेंस है हम लोगों का। ठीक, यहाँ पर भी हम लोग के नो द साइंटिस्ट हैं, चलिए इसको भी रीड करते हैं। सबसे पहले आते हैं हम लोगों के डॉक्टर नॉर्मन ई बोरलैंग, an American biologist and who has been the father of green revolution। अब आप कहेंगे मैम आपने तो एम एस स्वामीनाथन बताया था फादर ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन। नाउ अंडरस्टैंड, एक्चुअली में जो सबसे पहले हम लोगों की ग्रीन रिवॉल्यूशन की स्टार्टिंग हुई थी वो हमारे डॉक्टर वॉरमैन, डॉक्टर नॉर्मन ई बॉरलॉग ने की थी, जो कि एक अमेरिकन बायोलॉजिस्ट थे। लेकिन इनकी डेथ हो गई थी कुछ टाइम बाद, ये आगे कंटिन्यू नहीं कर पाए थे, दैट्स व्हाई। एग्रीकल्चर ग्रेटेस्ट स्पोक पर्सन, ये एग्रीकल्चर ग्रेटेस्ट स्पोक पर्सन थे, एंड द मैन हु सेव्ड अ बिलियन लाइव्स। एंड अब डॉक्टर बॉरलॉग इन 1970 नोबल लिटरेट थे, was honored for his work in the green revolution। उनको ऑन नोबल लिटरेट प्राइज से ऑनर्ड किया गया था ग्रीन रिवॉल्यूशन के लिए। सेविंग मिलियन ऑफ लाइफ फ्रॉम फेमाइन इन इंडिया, जब इंडिया में भूखमरी चल रही थी, खाना नहीं था लोगों के पास खाने के लिए, स्टार्टिंग पर उन्होंने मिलियंस ऑफ लोगों की जान बचाई थी ग्रीन रिवॉल्यूशन से, इंक्रीज प्रोडक्शन करके। एंड मैक्सिको एंड द मिडल ईस्ट में डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन की बात करें, ये भी हमारे फादर ऑफ रिवॉल्यूशन है, क्योंकि जब डॉक्टर नॉर्मन की डेथ हो गई थी उसके बाद हमारे ग्रीन रिवॉल्यूशन को इन्होंने ही कंटिन्यू किया था। फॉर हिज रोल इन इंट्रोड्यूसिंग एंड फर्दर डेवलपिंग हाई यील्डिंग वैरायटीज ऑफ व्हीट इन इंडिया, इन्होंने इंडिया, मैक्सिको, मिडिल ईस्ट तीनों के लिए किया था। लेकिन एम एस स्वामीनाथन ने इसलिए लिखा भी है ग्रीन रिवॉल्यूशन ऑफ इन इंडिया, इसमें लिखा है ग्रीन रिवॉल्यूशन स्पेशली नॉट इंडिया, बट ही इज स्पेशली फॉर इंडिया। इन्होंने स्पेशली इंडिया में गेहूं ज्यादा खाते हैं ना, रोटी ज्यादा खाती है, इसकी हाइल्डिंग का प्रोडक्शन किया था। एंड ही एडवोकेटेड मूविंग इंडिया टू सस्टेनेबल डेवलपमेंट। जब हमारा इंडिया पूरी तरीके से कहते हैं ना बहुत ज्यादा कंडीशन में फंसा हुआ था, फेमाइन हो चुका था, उस टाइमिंग पर हमारे इंडिया को एक सस्टेनेबल डेवलपमेंट किया था, especially using environmentally sustainable agriculture, sustainable food security, and the preservation of biodiversity. And he is pioneer in mutation breeding in India. इसके अलावा उन्होंने म्यूटेशन ब्रीडिंग भी की थी। म्यूटेशन का मतलब आप लोग जानते ही हैं कि जब किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के जीन या डीएनए का सीक्वेंस चेंज हो जाता है और उसके अंदर कोई जेनेटिक डिसऑर्डर अराइज हो जाता है या डिसीज अराइज हो जाती है, दैट इज म्यूटेशन। तो ऐसे बहुत सारे क्रॉप के प्लांट हैं जो उनके अंदर म्यूटेशन हो जाता है, तो उस म्यूटेशन को भी फिनिश करने के लिए ही इज रिस्पॉन्सिबल। एंड ही डेवलप्ड न्यू वेराइटीज ऑफ व्हीट लाइक सोनोरा एंड B160Y एंड शर्बती। इन्होंने बहुत सारी व्हीट की न्यू वेराइटीज को इंट्रोड्यूस भी करवाया, सोनोरा एंड B165, शर्बती जो आप लोग खाते ही हैं। अब तो आशीर्वाद भी आता है, काफी अच्छा इस टाइमिंग पर नंबर 1 चल रहा है मेरे ख्याल से, शायद शर्बती और आशीर्वाद दोनों कॉम्पिटिशन चलता रहता है। एंड द डिफरेंट मेथड्स ऑफ प्लांट ब्रीडिंग इंक्लूड इंट्रोडक्शन। जब हम लोग प्लांट की ब्रीडिंग करवाते हैं तो प्लांट ब्रीडिंग में ना काफी सारे मेथड या कह सकते हैं स्टेप्स को फॉलो किया जाता है। सबसे पहले इंट्रोडक्शन, कि अगर हम 2 वेराइटीज के प्लांट ले रहे हैं तो उसके बारे में हम लोगों को पता भी होना चाहिए। जब हम लोग पता कर लेंगे, सारी इंक्वायरी कर लेंगे, तब जाके सिलेक्शन करेंगे, हाँ इस वेराइटी का लेना है या इस वेराइटी का। हाइब्रिडाइजेशन यानी कि क्रॉस पॉलिनेशन सब कुछ करा देंगे, हाइब्रिड न्यू सीड हाइब्रिड मिलेगा। म्यूटेशन ब्रीडिंग, कि अगर जो हाइब्रिड प्लांट हमें मिला है कहीं ऐसा तो नहीं है उसमें कोई जेनेटिक डिसऑर्डर म्यूटेशन की वजह से हो गया, तो वो भी चेक करेंगे। पॉलीप्लॉइड ब्रीडिंग, पॉलीप्लॉइड का मतलब है कि हो सकता है कि पहले एक ही जेनेटिक डिसऑर्डर हो तो बोलेंगे म्यूटेशन, हो सकता है पॉलीप्लॉइड हो, पॉलीप्लॉइड मतलब कि उसके अंदर एक से ज्यादा जेनेटिक डिसऑर्डर या कोई डिसीज हो। मॉलिक्यूलर प्लांट ब्रीडिंग, टिश्यू कल्चर, डीएनए टेक्नोलॉजी, ऐसी है बहुत सारे मेथड्स, बहुत सारे स्टेप्स होते हैं जो हम लोगों के प्लांट ब्रीडिंग में फॉलो होती है।
राइट। तो उसके बाद हम लोग जो स्टार्ट करेंगे वो हाइब्रिडाइजेशन करेंगे। सबसे पहले हम लोगों का हाइब्रिडाइजेशन था। देखिए इंट्रोडक्शन सिलेक्शन में कुछ नहीं है। इंट्रोडक्शन में क्या है कि दोनों प्लांट की जो वेराइटीज है उसके बारे में जान पहचान कर लेना, क्या है, कैसे है, कौन सी क्रॉप का है, क्या यूज है ह्यूमन के लिए। उसके बाद सिलेक्शन कर लेना। लेकिन जो थर्ड होता है हाइब्रिडाइजेशन, इसमें काफी सारी टेक्निक्स भी आती हैं, हाइब्रिडाइजेशन भी पढ़ते हैं। तो नेक्स्ट जो हम लोग का टॉपिक स्टार्ट होगा वो हाइब्रिडाइजेशन और उसके टेक्निक्स से होगा। लेकिन उसको भी हम इस सेशन में नहीं करेंगे, उसको हम अपने स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट सेशन में। आई होप यहाँ तक क्लियर होगा। इंट्रोडक्टरी पार्ट था, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए आप लोगों को। इसके बाद नेक्स्ट सेशन से स्टार्ट करेंगे स्टूडेंट। तब तक के लिए थैंक यू। रिवाइज करते रहिए, चीजों को देखते रहिए, और एग्जाम की तैयारी तो हम लोगों को करनी ही करनी है। ओके, चलिए बाय बाय, थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में यहीं से टॉपिक को कंटिन्यू करते हुए।